इंडियन नेशनल कांग्रेस एक जन आंदोलन बनती और संविधान लेकर के गांव-गांव में पहुंचती, जैसे कि पहले झाड़ू लेके आज़ादी के टाइम में पहुंचे थे, तो आज हिंदुस्तान की परिस्थितियां कुछ और होती। गीता में तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि अर्जुन, ये जो सामने खड़ा है ये तेरा दादा नहीं है, ये वो व्यक्ति है जिसने द्रौपदी का चीरहरण होते देखा था वहां बैठ करके, और इसने कुछ नहीं किया था, इसको इस नज़रिए से देख। लेकिन हमें तो गीता के नज़रिए से भी समाज को नहीं देखने दिया जाता। अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं तो हमें पहले देखना पड़ेगा कौन सी फिलॉसफी समाज के हित में है, कौन सी फिलॉसफी समाज के विरुद्ध है। नमस्कार, मैं ध्रुव गर्ग प्रहरी अभिलेख की ओर से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और हमारे साथ एडवोकेट डॉक्टर राजीव मेजर। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स पे और ड्यूटीज़ पे। तो ये हमारा वैसे तो 7th एपिसोड है, पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एपिसोड 2। तो इस पे आगे अपनी चर्चा जारी रखते हुए स्वागत है डॉक्टर साहब। हमने अभी तक 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे बात की थी और उस दिन थोड़ा सा समय सीमा क्योंकि फेसबुक पे होती है, हमको विराम लेना पड़ा था, तो थोड़ा सा रिकैप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद गर्ग जी। हमने 7 फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिस्कस की और अब जो 8th ड्यूटी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट तो सारी हैं, लेकिन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसका संबंध साइंटिफिक टेम्परामेंट से है जी। और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन है कि प्रत्येक भारत का नागरिक जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाने की कोशिश करेगा और साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाते हुए वो सारी चीज़ों का विश्लेषण वैज्ञानिक आधार पर करेगा और उसी आधार पर जो उसके जितने ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनका भी एनालिसिस करेगा, चीज़ों को वर्तमान ढंग से रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा और इन सबका जो आधार होगा वो वैज्ञानिक आधार होगा। अब ये अपने आप में इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो समाज था उसकी पुरानी जो पृष्ठभूमि थी उस समय जब ये ड्यूटीज़ लिखी गई, तो लोग हर चीज़ को एक बड़े पुरातन नज़रिए से देखते थे। हम बीमारी के समय भी अस्पताल पर विश्वास कम करते थे, बल्कि हम झाड़ फूंक पर विश्वास ज़्यादा करते थे। या फिर कोई भी घटना घटती थी तो हम कहीं ना कहीं उसका वैज्ञानिक कारण ढूंढने की जगह हम किसी और चीज़ को उसके साथ जोड़ करके देखते थे जो वास्तव में वैज्ञानिक थी नहीं। वैज्ञानिक टेम्परामेंट का मतलब है कि हर चीज़ को क्यों कैसे के आधार पर सोच करके उसके कारण और परिणाम को जानना और कारण और परिणाम को जानने के बाद फिर ये तय करना कि इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार अपनी बेहतरी के लिए कैसे बदल सकते हैं जी। चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां हो, चाहे भी कोई विशेष घटना हो, चाहे वो हमारे पुराने रीति रिवाज हों, चाहे वो किसी दूसरे आदमी का व्यवहार हो। तो ये वैज्ञानिक जो टेम्परामेंट है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, इसको अडॉप्ट करने की हम कोशिश भी करेंगे और इसका प्रचार प्रसार भी समाज में करेंगे। ये हमारी 8th फंडामेंटल ड्यूटी है जी। और इसमें डॉक्टर साहब एक जो मेरे जहन में भी सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को कैसे डिफाइन किया है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। मतलब बहुत सारे विषय आज के टाइम में भी ऐसे हैं और वो उस समय में भी रहे थे जो पर्टिकुलरली हम दूसरे अपने फंडामेंटल राइट के साथ आए टू प्रैक्टिस रिलीजन, जो बहुत शायद साइंटिफिक नहीं लगते अपेरेंटली, है ना। अब आज के समाज में और आज के समय भी ये तर्क चल रहा है कि नहीं वो साइंटिफिक है, और आप बहुत बार नेशनल न्यूज़ और इन सब में चैनल्स पे देखोगे कि डिबेट हो रहे हैं कि ये साइंटिफिक है या नहीं है। अब वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को कैसे डिफाइन किया गया, या किया भी गया या नहीं किया गया, या उसको बहुत जनरल टर्म में छोड़ दिया, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर चलेंगे तो कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये है हमारा 9th जो ड्यूटी है कि किसी भी तरीके से जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ गार्ड किया जाए, उसकी रक्षा की जाए जी। ये अब इसमें जो मेरे एक प्रश्न उठ रहा है मन में वो ये है कि फ्रीडम टू स्पीच एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट या ड्यूटी टू प्रोटेस्ट या जो हम बोलते हैं, इनमें फ़र्क क्या है?
गर्ग जी, एक्चुअली संविधान लिखते समय जो फ्रीडम टू स्पीच है वो तो ये है कि आपके अंदर जो भी भावनाएं हैं उन भावनाओं को आप व्यक्त कर सकें। अभिव्यक्ति, आपके सेल्फ की अभिव्यक्ति फ्रीडम टू स्पीच है। लेकिन फ्रीडम टू स्पीच, एक मैंने आपको थोड़ा उस दिन भी बताया था, कोशिश की थी बताने की कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसी है कि उससे दूसरे की आज़ादी में वो कहीं ना घुसे जा करके। हमें ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए जिससे समाज में कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा हो जाए जो पूरे समाज को पीछे धकेल दे, या जिससे कोई व्यक्ति नाराज़ हो जाए। हमें परिस्थितियों को देखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, लेकिन उसे आज़ादी है कि कोई भी व्यक्ति उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो वो बोलना चाहता है, चाहे पब्लिक प्लेस पर चाहे प्राइवेट प्लेस पर, उसको वो बोल सके। ये तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और दूसरा है फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट इसलिए कि लोकतंत्र में डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, और लोकतंत्र में पार्लियामेंट में और विधान परिषद में ऑपोजिशन भी होती है। वो भी अपने तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं किसी पॉलिसी के विरुद्ध या सरकार के किसी कृत्य के विरुद्ध। लेकिन इफेक्ट कौन होता है? जनता। तो जनता को ये अधिकार है, यदि उन्हें लगे कि किसी इस कार्य से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं सड़कों पे जाकर के सरकार के विरुद्ध। तो प्रोटेस्ट का मतलब है अपना विरोध दर्ज करवाना किसी भी ढंग से। वो आप मुंह पे पट्टी बांध के भी कर सकते हैं, वो सड़क पे शांत होके भी चल सकते हैं वो आप स्लोगन शाउटिंग भी कर सकते हैं, आप इकट्ठे होकर भी कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत तौर पर भी कर सकते हैं। तो फ्रीडम टू स्पीच एंड फ्रीडम टू राइट टू प्रोटेस्ट, ये अपने आप में ये है। ये लोकतंत्र, जहाँ भी लोकतंत्र होगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। और आजकल तो आप देखेंगे ईरान इजराइल वॉर पे, अमेरिका में, इवन अमेरिका के राष्ट्रपति के अगेंस्ट जो है करोड़ों लोग सड़कों पे हैं। कुछ उनके समर्थन में है कि अमेरिका ठीक कर रहा है, कुछ कह रहे हैं अमेरिका गलत कर रहा है। तो राइट टू प्रोटेस्ट है, किसी सरकार के कृत्य के विरुद्ध अपनी भावनाएं व्यक्त करना, वो प्रोटेस्ट है। और आम तौर पर आप क्या सा सोचते हैं, क्या चाहते हैं, वो भावनाएं व्यक्त करना, दैट इज राइट टू स्पीच। क्या इसको ये बोला जा सकता है कि जब एक इंडिविजुअल अपने विचार बोले तो वो फ्रीडम टू स्पीच है, और जब एक लोग इकट्ठा होकर बोले तो वो फ्रीडम या राइट टू प्रोटेस्ट है? लोग हमेशा प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा नहीं होते, वैसे तो लोग समर्थन में भी इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हिमाचल में पीछे एक और इशू हुआ था, जब वो दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस का तकरार हुआ था जी। तो हिमाचल से जिन लोगों को ले जाया गया, जिनको लेने दिल्ली पुलिस आई थी, उनका कहना ये था कि हमने तो सिर्फ प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट जी। तो अब वो राइट टू प्रोटेस्ट है, तो वो कितना जायज़ था कि उनके ऊपर एफआईआर हो गई, तो उनका राइट कहाँ गया? देखिए, यही मैं शुरू में आपसे बात कर रहा था कि राजनीतिक व्यक्तियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने अपने हित के लिए संविधान के प्रावधानों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। अगर दिल्ली में जाकर के कोई प्रोटेस्ट करता है, किस फॉरम में करता है, मान लिया किसने अपनी शर्ट भी खोल दी, तो उस रूप को भी आप कोई सरकार की बेइज्जती या राष्ट्र का द्रोह नहीं मान सकते। अब आपको याद होगा, एक बार एशिया कप या वर्ल्ड कप जीता था तो सौरभ गांगुली उस समय कैप्टन थे, उन्होंने शर्ट उतार करके वो बाद में शाहरुख खान के बेटे को दे दी थी, ऐसा मतलब कहा गया, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की थी, तो वो भी एक तरह सा पब्लिक जेस्चर था उनका जी। तो पब्लिक जेस्चर जो है उसको ये मान लेना कि ये तो हमारी देश के ही विरुद्ध है, ये अपने आप में गलत था। मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। आप किस तरीके से कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, आप उसकी भावना को समझो। हाँ, मतलब वो तो अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा जी, वो किसी और को अवरुद्ध नहीं कर रहा तो और वो ऐसा कृत्य भी नहीं कर रहा जो वास्तव में हमारी किसी दूसरे की भावनाओं को, वो क्रिटिसिज्म या प्रोटेस्ट का तरीका बता रहा है, तो वो गलत था जी। मैं ये क्लैरिफिकेशंस, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट भी हैं, तो ये मेरे मन में सवाल थे जो मैंने सोचा। वो बिल्कुल गलत था। आप किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं जब तक आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते और किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते या अभद्र नहीं हो जाते। और वो उसमें अभद्रता नहीं थी जी ना, उसमें कोई अभद्रता नहीं थी। तो ये दो हो गए हमारे जी, है ना, 8वां और 9वां। और जो हमारा 10th है, जो ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी, वो है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। हम जिस भी फील्ड में काम करते हैं
उस फील्ड में हम एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। मजदूर एक्सीलेंटली काम करें, किसान एक्सीलेंटली काम करें, हमारे जवान बॉर्डर पे अपनी सारी ड्यूटीज़ दें, राजनीतिज्ञ अपनी जगह, ये फिर बात थोड़ी और तरह की आती है, वाइट कॉलर लोग अपनी जगह, व्यापारी अपने ढंग से काम करें। तो यानी कहने का मतलब ये कि यदि आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को कलेक्टिवली या इंडिविजुअली अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें एक्सीलेंस अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। डे बाय डे अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब मान लीजिए एक किसान अगर खेत में हल चलाता है तो वो देखेगा कि भी ज़मीन कैसी है, मेरे बैल कैसे हैं, जो पुराने समय बैलों से खेती करते थे, मेरे बैल कैसे हैं, क्या मैं 2 घंटे में कल जितना काम किया था उतना आज कर पा रहा हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्यों, क्या मैं थका हूँ या मेरे बैल कमज़ोर हैं या मेरा हल ठीक नहीं है। कुल मिला करके आदमी अपनी परफॉर्मेंस को एक्सीलेंट पोजीशन तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। और वो है कि वो जिसमें हम एक देखते हैं काम चोरी, क्योंकि आदमी की अपनी फितरत होती है। कई तरह के आदमी होते हैं, वो कई काम से बचना चाहते हैं, कई काम को और अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। तो काम चोरी या काम से बचने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें डे बाय डे अपने काम में सुधार लाते हुए और आगे बढ़ना चाहिए। और ये देखा जाए तो आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इसके साथ ही जुड़ी है कि अनएम्प्लॉयबल यूथ एक बहुत टर्म मशहूर हुई, अंडर एम्प्लॉयमेंट एक अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। और हमारा यूथ ये अनएम्प्लॉयबल है, उसको आप रोज़गार मतलब डिग्री है उसके पास, लेकिन वो उस लेवल के काम नहीं कर सकता जिस लेवल की ज़रूरत कंपनीज को या एम्प्लॉयर को, ये जो वो डिग्री लेके घूम रहा है। तो चलो इसमें हम व्यवस्था को भी दोषी मान सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन क्यों खोलेंगे जिन्होंने ये अनएम्प्लॉयबल यूथ प्रोड्यूस किया जी, चलो वो भी एक प्रश्न है। लेकिन इंडिविजुअली हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने हर काम में एक्सीलेंट और डे बाय डे अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। ये हमारी ड्यूटी है, 10th ड्यूटी जी। और जो 11th ड्यूटी है, ये वो ड्यूटी है गर्ग जी जो 1976 में नहीं बल्कि 2002 में लिस्ट में डाली गई थी और 86th अमेंडमेंट उस वक्त हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये है हमारी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इसलिए डाली गई थी कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे जी, जबकि हमारे संविधान में ये कहा गया था कि भी जो 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसे हर हालत में स्कूल भेजना चाहिए। फिर लोगों की आर्थिक परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि वो नहीं भेजते थे, या फिर हमारे समाज में एक ये भी विडंबना थी कि हम ये समझते थे कि लड़कियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए जी। और हमने आज भी देखा है कई घरों में लड़के इंजीनियर भी बने, लड़के डॉक्टर भी बने, लेकिन लड़की जो है वो 12th के बाद या तो उसकी शादी कर दी, क्योंकि आज भी हमारा पितृसत्तात्मक समाज, वो तो मेरे को लगता है सत्ता है डॉक्टर साहब वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, लेकिन धीरे धीरे दूर भी हुआ है जी, धीरे धीरे दूर भी हुआ है। दूर इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब सामाजिक आंदोलन हुए, जब कुछ लोगों ने आगे चलकर इसको लीड किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सो वो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हर पेरेंट्स को और हर एक आम नागरिक को ये कहा गया कि आपका प्रयास होना चाहिए कि किसी भी हालत में हर पेरेंट्स 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल में भेजें जी। और यदि आपके आसपास कोई ऐसा नहीं करता तो आप बेशक इंटरवीन करके, उनकी मदद करके, उनको समझा करके ये कोशिश कर सकते हैं कि वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें जी। तो ये है एक अमेंडमेंट की जिम्मेवारी है पेरेंट्स की, इस ड्यूटी से आप भाग नहीं सकते, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। अब ये समाज पर नहीं छोड़ा गया कि उनकी सामाजिक परिस्थितियां हैं तो भेजें या नहीं भेजें, चाहे लड़का है या लड़की, हर जो 6 से 14 साल का बच्चा है उसको आपको स्कूल भेजना ही पड़ेगा। तो ये हमारी, पर इसमें एक जो विरोधाभास है वो ये है कि अगर हम ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं तो उसको मॉरल्स बना के छोड़ दिया गया, उसको लॉ नहीं बनाया। और कहीं ना कहीं एक विडंबना ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे उस समय चाहे अभी, इन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली
कि दे विल इंश्योर कि जो समाज के सबसे नीचे लेवल पे भी लोग रह रहे हैं उन तक ये फंडामेंटल राइट्स पहुँचें, चाहे राइट टू एजुकेशन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जी, है ना, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है, या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इंश्योरेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनाई गई। क्या ये एक कारण हो सकता है कि भारत इतना अव्यवस्थित हो गया? नहीं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जब हम डिस्कस करेंगे उसमें आएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो सरकार के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जी, चीज़ें सारी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण हमारे राजनीतिज्ञ चूके कहाँ पे कि उन्होंने जनता को एक वोट बैंक मान लिया, और वोट बैंक मानने के कारण उन्होंने वो कार्य नहीं किए जिनसे कि जनता हमारे एकदम विरुद्ध हो जाए, सशक्त हो जाए, सशक्त हो जाए, पावर उनको चली जाए, एजुकेशन चली जाएगी, उनको अपनी शक्ति की पहचान हो जाएगी, तो फिर वो आंखें मूंद करके वोट किसी को नहीं देंगे। सबसे गर्ग जी, परेशानी बस यहाँ पे हमारे राजनीतिक व्यवस्था पे ही है सारी की सारी। क्योंकि हैरानी की बात यह है डॉक्टर साहब कि भारत का संविधान आज तक कभी कंपल्सरीली नहीं पढ़ाया गया स्कूलों में। मतलब उसका एक आउटलाइन, एक चैप्टर जरूर पढ़ा दिया जाता है, पर ना लोगों को उनकी ड्यूटीज़ पढ़ाई जाती हैं, ना उनको उनके राइट्स पढ़ाए जाते हैं, ना उनको ये बताया जाता है कि सरकारों का मतलब क्या है और चलेंगी कैसे। ध्रुव जी, दरअसल जब से विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ और विज्ञान ने बहुत सी उन्नति, बहुत सी तकनीक समाज को दी, तब से जो पुराने जो हमारे विचार हैं उनके साथ भी विज्ञान जोड़ करके बहुत से लोगों ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि हमारी ये विज्ञान तो हमारे पास पहले से थी। जी, जैसे आजकल आप देखेंगे ज्योतिष शास्त्र, जिसका विज्ञान से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान उसको नाम दे दिया गया। इसी प्रकार जो भी कोई धार्मिक क्रियाक्रम है उसको धार्मिक विज्ञान के साथ जोड़ दिया गया। तो मैं इस चीज़ का विरोध नहीं करता कि वो विज्ञान थी या नहीं थी। सवाल ये है कि उस समय जितना आदमी का ज्ञान था उसकी कुछ सीमाएं थी, उन सीमाओं में जो चीज़ें उनको समाज के हित में लगती थी उनको वो विज्ञान मान लेते थे। बाद में ये भी सिद्ध हुआ कि कुछ चीज़ें वो साइंटिफिक थी, लेकिन वो अनकॉन्शियसली उन्होंने डेवलप की, लेकिन बाद में वो साइंटिफिक हो गई। लेकिन हमारे यहाँ पे जिस विज्ञान की बात हम कर रहे हैं, जिस वैज्ञानिक टेम्परामेंट की बात हम कर रहे हैं, वो ये है कि हम किसी भी चीज़ को सुन करके, देख करके और पढ़ करके अब नहीं अपनाएंगे। हम हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे जी, कि ये बात वास्तव में सही है या नहीं है। और वैज्ञानिक टेम्परामेंट का मतलब ये नहीं है कि भी हमारी कोई चीज़ जो सदियों से चल रही है वो अवैज्ञानिक है या नई वैज्ञानिक है। सवाल ये कि हमारा जो अपना दृष्टिकोण है चीज़ों को परखने का, चाहे वो आधुनिक चीज़ें हो चाहे वो पुरानी चीज़ें हो, वो वैज्ञानिक होना चाहिए। तो भारत में हमारे देशों का जो दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक नहीं था। उदाहरण के लिए मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूँ कि 2-3 व्यक्ति कहीं जा रहे थे, वो एक उनको धूप लगी और धूप के कारण गर्मी लगी, वो वृक्ष के नीचे बैठ गए, वृक्ष गिरा और वो तीनों के तीनों उनकी डेथ हो गई। अब इस घटना को देखने के हमारे दृष्टिकोण 2 हैं। एक दृष्टिकोण ये है कि इन्होंने मरना ही था इसलिए वृक्ष गिरा, यानी उनकी मृत्यु पहले से निश्चित थी तो वृक्ष गिरा। और दूसरा दृष्टिकोण ये है कि वृक्ष गिरा इसलिए मरे। जी, यदि हम दूसरे दृष्टिकोण पर जाएंगे फिर हम वृक्ष के गिरने का कारण भी ढूंढ सकते हैं जी, कि क्या हवा तेज चल रही थी, क्या उसकी जड़ें कमज़ोर थी, क्या वृक्ष सूखा हुआ था, क्या वृक्ष पुराना था, या उसके आसपास कुछ ऐसा वातावरण था कि वृक्ष गिरा। फिर कल को किस तरीके से हम वृक्षों को इस प्रकार गिरने से बचा सकते हैं। जी, तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि वैज्ञानिक कौन सा हुआ। अगर हम ये मान लेते हैं कि इन्होंने मरना ही था, इट मीन्स कि फिर कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जान सकते, और वहीं से सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। और विज्ञान जो है इस चीज़ को नहीं मानता। आप देखेंगे जो धर्म और विज्ञान में एक फ़र्क है। विज्ञान ये कहती है अगर कोई भी चीज़ सिद्ध होती है तो विज्ञान में ये लिखा होता है कि भी इस चीज़ को सही माना जाए जब तक कि ये गलत सिद्ध ना हो जाए। यानी वो आने वाले समय के लिए उसमें और परिवर्तन की गुंजाइश रखते हैं।
लेकिन हमारे जो पुराने रीति रिवाज या पुराने जो हमारी परिकल्पनाएं हैं, पुराने जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, उनमें ये बात, वो तो कहते वहाँ लिखा ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, बल्कि वो एक तरह से लोगों को पढ़ाए और समझाए जाते हैं, रटाए जाते हैं कि यही वास्तव में सारी चीज़। तो वहाँ पे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता मेरा धर्म के साथ या मेरी प्राचीन परंपराओं से विरोध नहीं है। अगर कोई धर्मशास्त्र, कोई प्राचीन परंपरा आज के समय में सही बैठती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन सोच समझकर और उसको जान करके कि वास्तव में समाज के हित में है, व्यक्ति के हित में है या नहीं है। तो ये एक फ़र्क है कि कुछ लोग पुरानी चीज़ों को ही विज्ञान बता रहे हैं और जो विज्ञान ने सिद्ध किया है वो थोड़ा उससे उल्ट है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हर पुरानी चीज़ विज्ञान नहीं हो सकती, उसको आंखें मूंद कर हम अपना भी नहीं सकते, और हर पुरानी चीज़ गलत भी नहीं हो सकती। समय के साथ साथ उसमें डेवलपमेंट होगी तो हम उसको अपनाएंगे भी और उसको चेंज भी करेंगे। तो विज्ञान हमें एक तरीका देती है और मौका देती है चीज़ों को सुधारने का, जो हमें परंपराएं और धार्मिक जो हमारे रीति रिवाज हैं वो नहीं देते। तो ये दृष्टिकोण है एक्चुअली। नहीं, मेरा एक्चुअली मैं वहीं पे आ रहा था, और जो जिज्ञासा या प्रश्न का सवाल, जो प्रश्न करने का कारण था जी, वो ये था कि मैंने विवेकानंद पढ़े, तो उन्होंने भी, विवेकानंद भी ये कहते हैं क्योंकि मैं कह रहा हूँ या क्योंकि ग्रंथ में लिखा है इसलिए इसको नहीं मान लो जी, उसको खुद अनुभव करो और फिर आप इसको विश्वास करो। पर पिछले कुछ वर्षों में हम ये देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों को इस तरह प्रमोट किया गया कि जो बेसिक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जिसमें हम बोलते हैं हाउ, वाई, व्हाट, है ना, और क्या ये बार बार रिपीट करने पे सेम रिजल्ट आएंगे, ये हमको साइंटिफिक अप्रोच बताई गई थी। उसमें कई बार लगता है कि क्या हमारे संविधान में ऐसा कुछ डिफाइन किया गया कि क्या है एक्चुअली साइंटिफिक अप्रोच, क्योंकि वो कहीं तो डिफाइन होगा ना कि ये साइंटिफिक अप्रोच ये होगी जिसको हम सब फॉलो करेंगे। तो मेरा सवाल उस पक्ष से था। बिल्कुल बिल्कुल, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट लिखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक तरफ हम राइट्स में राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन भी दे रहे हैं, एक तरफ हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात भी कर रहे हैं। तो संविधान ने बैलेंस करने की कोशिश की पुरातन को और आधुनिकता को, लेकिन हमें जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रॉपर ढंग से समझना ये पड़ेगा कि कोई भी चीज़ जो हमारे सामने है, जिसको हमारी 5 सेंसेस जान समझ सकती हैं, उसकी हम दिमाग से भी परख करेंगे और परख करने के बाद उसको अपनाएंगे, और यदि हमारी परख पे वो ठीक नहीं बैठती तो उसको हम छोड़ देंगे, उससे हम आगे बढ़ेंगे और उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए साइंटिफिक टेम्पर के साथ वहाँ पे रिफॉर्मेशन की बात भी की है, साइंटिफिक टेम्पर के साथ उसमें ह्यूमनिज्म की बात भी की है जी। अब देखो, एक ह्यूमनिज्म भी अपने आप में एक वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक हो सकता है। एक बच्चा बीमार है, 2 लोग वहाँ पे खड़े हैं, एक दोनों को लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, एक उसे उठा करके मंदिर ले गया, दूसरा उसे उठा करके हॉस्पिटल ले गया। अब कृत्य दोनों का ही ठीक है, नियत दोनों की ही साफ है, लेकिन वैज्ञानिक कौन है और अवैज्ञानिक कौन है, ये फिर एक समझने का विषय। वही विषय बार बार कही, क्योंकि वो मेरे इंडिविजुअल के भी प्रश्न थे। जैसे हमारे यहाँ पे समाज में, भारत में कुछ ऐसी रीतियाँ थी जिनको बड़ा ग्लोरीफाई भी किया गया जी, जिनमें सती प्रथा एक थी जी। मतलब हम कुल देवियों को भी देखें तो जनरली सती होती थी। तो पर जब राजा राम मोहन राय उसके अगेंस्ट बोलना शुरू हुए तो समझ आया कि सती प्रथा शुरू क्यों हो रही थी, कि उस समय के समाज में शायद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे आप एक लेडी को, या आपको लगता था कि ये वनरेबल हैं, तो इसलिए उनको या तो बाल विवाह कर दिया जाता था या फिर सती कर दिया जाता था, पर स्टिल इट इज़ ग्लोरीफाइड। तो इसलिए मेरा सवाल था कि साइंटिफिक अप्रोच या वो टेम्परामेंट कितना लॉजिक है। अच्छा, उस समय के हिसाब से वो ठीक होगा, पर आज के समय पे इट इज़ बहुत ज़रूरी है कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है वो भी साथ में डिफाइन हो। बिल्कुल। एक देखो ध्रुव जी, एक समय था जब ये लेडीज़ की जब ये मेंसेस वगैरह आते थे तो देवताओं का प्रकोप समझा जाता था जी, और उतने समय के लिए उसको बंद कमरे में रखा जाता था। आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि तो एक नॉर्मल और प्राकृतिक क्रिया है, तो अब लोग इसको समझने लगे हैं। तो ये तभी समझने लगे अगर हमारे संविधान ने उनको प्रेरित किया
साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाने के लिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें पुरातन चीज़ों को भी परखने का मौका देता है, आज को भी परखने का मौका देता है, और वर्तमान इससे बेहतर कैसे हो उस और चलने का भी मौका देता है। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट लेने की बात, अडॉप्ट करने की बात हमारे संविधान में कही गई है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जी 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 राज। और दूसरा जो 9th ड्यूटी है वो है आपकी सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ये भी आज के विषय में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारे राइट टू स्ट्राइक है। लोग, अभी आपने हिमाचल के बॉर्डर पे देखा, लोग सड़कों पे बैठते हैं, लेकिन कई बार पब्लिक का गुस्सा किसी विषय पे इतना भयानक हो जाता है कि वो सड़कों पे जाकर के केवल बैठते नहीं, केवल स्ट्राइक नहीं करते, केवल स्लोगन शाउटिंग नहीं करते, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आप बसेस टूटते हुए हम सुनते हैं, आप दुकानों को आग लगाते हुए लोग देखते हैं। तो हमारे संविधान ने एक ड्यूटी मेंशन की है कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करेगा। वो पब्लिक प्रॉपर्टी चाहे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो, वो पब्लिक प्रॉपर्टी चाहे आम नागरिक की प्रॉपर्टी हो। तो किसी भी तरीके से जो ढांचा खड़ा किया गया है किसी भी रूप में, चल या अचल, उसको सेफ गार्ड करना प्रत्येक भारतीय नागरिक की ड्यूटी है। अब प्रश्न फिर वहीं पे आ जाता है, फिर ये होता क्यों है? मैं उसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान एक व्यवस्था देता है, लेकिन उस व्यवस्था में रहने वाले लोग किस पृष्ठभूमि से आए हैं, किस दृष्टिकोण से आगे बढ़े हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि अब हम फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आ गए जी, एक जनरल चर्चा के लिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो हम अभी बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार, वो चाहे एक दल की रही या बड़े सारे दलों की रही या दूसरे दल की रही, ये चूक तो करते रहे, और इसका डिफिनेशन मेरे को लगता है बदलता जा रहा है। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो उस स्पेस पे नहीं चल रहे, क्योंकि लेटेस्ट जैसे अब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोनों तरफ, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे आम लोग हैं, वो इन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कई बार क्रॉस द लाइन कर जाते हैं। जैसे फ्रीडम टू स्पीच में कहाँ डिमार्केशन आ जाती है कि मिस इन्फॉर्मेशन गई जी, ऑब्लिक कहाँ फेक इन्फॉर्मेशन गई, अब उसका डेफिनेशन कहाँ है, और क्या हमारा लॉ उसके बराबर उतनी स्पीड पे चल रहा है? ये एक बहुत बड़ा आज की डेट में सवाल है। दूसरा, सिमिलरली आज के डिजिटल वर्ल्ड में आप देखते हैं रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ वायरल होती है जो किसी ना किसी की प्राइवेसी में हस्तक्षेप कर रही है, तो वो एक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो क्या ऐसे प्रोविजंस या कोई अमेंडमेंट्स अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं? क्योंकि अपेरेंटली ऐसा कुछ लगता नहीं है। गर्ग जी, ये चीज़ें अभी नई डेवलप हुई हैं। सोशल मीडिया भी काफ़ी लेटेस्ट स्टेज पे आया और डिजिटल वर्ल्ड भी ये बना। अभी एक्ट तो कुछ बने हैं जी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके से कोई उस ढंग से हुई नहीं है अभी तक। लेकिन कुछ लॉज हैं, लेकिन जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि लॉज बनाने के बाद जो है, ये जो सरकार का तंत्र है वो उतना एक्टिव नहीं है कि इन लॉज को सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर सके। जी, मान लीजिए अगर फेसबुक पे किसी आदमी ने कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी, हम देखते हैं, मैं तो एक यूट्यूब पे अक्सर देखता हूँ, बढ़ रहा है DA 3%, वो पिछले साल की, बाद में खबर पड़ो तो पिछले साल का देते हैं। वो अगर वो पिछले साल का हो चुका है तो अब उसको देने की ज़रूरत क्या है? या फेसबुक के कुछ लोग डाल देते हैं, या उसको हटाना चाहिए। तो ऐसे ही फेसबुक पे कुछ लोग जो हैं अपनी तरफ से कुछ फालतू बातें ऐसी बोल देते हैं, क्योंकि उनकी जो एफिलिएशन है वो किसी न किसी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन के साथ है। जहां उनको कोई लगता है कि कोई प्रोविज़न हमारे संगठन के विरुद्ध है, वहां पे वो अपनी ओर से कुछ बातें जोड़ देते हैं। तो इस पर तो एक एक्ट आना चाहिए बहुत जल्दी, और इस पर पकड़ होनी चाहिए कि अगर इन प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे
कई जगह पे जहाँ पे भी ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, अगर कोई फेक बात लिखी जाती है, अगर लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो इसको तो एक क्राइम मानना चाहिए और इसकी सज़ा जो है वो होनी चाहिए। है भी कुछ जगह पे, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, कि पर्टिकुलरली सोशल मीडिया में कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं देखी जाती, और कोई भी उठ के किसी भी टॉपिक पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी डाल देता है। अभी मैं दर्शकों को भी बता दूं, मैं पढ़ रहा था कि चाइना ने एक अमेंडमेंट की है कि सोशल मीडिया पे आप जो भी टॉपिक पे बोलेंगे, यू शुड बी क्वालिफाइड टू टॉक ऑन दैट टॉपिक। अब हमारे यहाँ पे आप अमूमन देखो रील्स में कोई आयुर्वेदिक नुस्खे बता रहा है, कोई दवाइयाँ बता रहा है, कोई वशीकरण बता रहा है, कोई ज्योतिषी बता रहा है, और न सिर्फ ये बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, पर उसकी वेरिफिकेशन कहाँ है, और ये सब शायद बच जाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कि ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो उसमें ना हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट हुआ, ना हमारा कुछ हमने समाज के कलेक्टिव एक्सीलेंस की तरफ कोई बात की। तो ये सब आपको नहीं लगता कि प्रोएक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए? बहुत जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में बहुत सी ऐसी बातें जा रही हैं जिसके कि लोगों की धारणाएं भी गलत बन रही हैं जी, और इन धारणाओं को रोकने के लिए इनमें अवैज्ञानिक बातें भी बहुत सी हो रही हैं जी। लेकिन प्रश्न ध्रुव जी वही होता है, मैं दो चीज़ों में बड़ा विश्वास करता हूँ। एक तो लोगों को एजुकेट किया जाए, और दूसरी बात अच्छी चीज़ों पर लोगों को आंदोलित भी किया जाए। ये जब तक ये दो चीज़ें नहीं होंगी, कोई समाज बदल नहीं सकता। वास्तव में आज की परिस्थिति में भी अगर हम देखें, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी लोगों में तभी डेवलप होगा अगर आप आसपास के माहौल को उस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कुछ निज़ाम, मैं तो बार बार सिस्टम की बात करता हूँ कि सिस्टम हमारा कुछ ऐसा है, अगर भारत के उच्च स्थान पर बैठा हुआ अधिकारी, एक कार्यकारी अधिकारी ये बात कहेगा कि भी शायद मेरा बायोलॉजिकल बर्थ नहीं हुआ जी, तो विज्ञान कहाँ गई? फिर सारे का सारा तंत्र कहाँ गया? जी। मैं जो इशारा कर रहा हूँ कि इस तरीके से ही नीचे तक जो है लोगों को छूट दी गई है कि वो कुछ भी बोलें, लेकिन लोग वैज्ञानिक नहीं होने चाहिए, लोग एजुकेटेड नहीं होने चाहिए, लोग आंदोलित नहीं होने चाहिए, और लोगों से बिना पूछे। आप मान लीजिए ये जो किसानों का आंदोलन चला, आप किसानों के लिए एक फैसला लेने जा रहे हैं, क्या आपने कोई कॉन्फ्रेंस की किसानों की? मतलब वो लोग फैसला करते कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अभी आपने 44 लेबर लॉज खत्म करके आप 4 लेबर कोड ले आए, लेकिन क्या कहीं पे आपने मजदूरों का कोई सम्मेलन किया? क्या नीचे तक ये चर्चा हुई कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी। और फिर थोपा जा रहा है सब कुछ। फिलॉसफी भी लोगों पर थोपी जा रही है कि आप इससे बाहर नहीं पढ़ सकते। जो आपने शुरू में प्रश्न किया था, अगर 1947 के बाद मैं सबसे ज़्यादा दोषी किसको मानता हूँ? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों धीरे धीरे वो राजनीति में चले आए, उनका फिर सत्ता में रहने की एक आदत बन गई और तिगड़े लड़ानी शुरू कर दी कि हमें सत्ता में कैसे हम लोग बने रहें, जो आज भी उनके संगठन में चल रहा है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक जन आंदोलन बनती और संविधान लेकर के गांव-गांव में पहुंचती, जैसे कि पहले झाड़ू लेके आज़ादी के टाइम में पहुंचे थे, तो आज हिंदुस्तान की परिस्थितियां कुछ और होती, फिर लोग स्वयं अपने फैसले ले पाते। तो इस परिस्थिति में मिस इन्फॉर्मेशन भी होगी। मिस इन्फॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि आपने लोगों को खुली छूट दे रखी है कुछ भी बोलने के लिए। और ऐसी बात नहीं, कुछ पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन पकड़े वो जा रहे हैं जो फिर उनका विरोध करते हैं जी, वो पकड़े जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि सत्ता पे किस सोच के लोग हैं। अब मैं समझता हूँ आदमी समाज को लीड नहीं करता, एक फिलॉसफी लीड करती है हमेशा जी। अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं तो हमें पहले देखना पड़ेगा कौन सी फिलॉसफी समाज के हित में है, कौन सी फिलॉसफी समाज के विरुद्ध है, और फिलॉसफी के द्वारा। लेकिन हमारे यहाँ लोगों की वैसी सोच नहीं है। हम आज भी जाति के नाम पर वोट देते हैं, हम धर्म के नाम पर वोट देते हैं, हम इलाके के नाम पर वोट देते हैं, हम रिश्तेदार के नाम पर वोट देते हैं। और दूसरी तरफ आप जिस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं, हम गीता की बात करें, गीता में तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि अर्जुन, ये जो सामने खड़ा है ये तेरा दादा नहीं है, ये वो व्यक्ति है जिसने द्रौपदी का चीरहरण होते देखा था वहाँ बैठ करके, और इसने कुछ नहीं किया था, इसको इस नज़रिए से देख।
लेकिन हमें तो गीता के नज़रिए से भी समाज को नहीं देखने दिया जाता। जो जो चीज़ें हमारी अच्छी हैं पुरानी और जो आज की हमारी ज़रूरत है, उस नज़रिए से अगर समाज देखे तो सारी चीज़ें अपने आप में कम हो जाएंगी। तो कुछ लोगों को छूट है मिस इन्फॉर्मेशन देने की, कुछ लोगों को तैयार किया गया है और मिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि लोगों में धारणा ऐसी बने कि आज की जो सत्ता है, आज का जो सिस्टम है, यही ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी, लॉ की भी, और लॉ को इतना सख्त बनाना कि लोगों तक एकदम पहुंचा जाए कि आपने ये किस आधार पर लिखा, क्या आप इसमें एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं। आज तो हर कोई अपने चैनल भी चला लेता है, अगर उनसे उनकी क्वालिफिकेशन पूछी जाए तो फिर जी है ना। तो ये है गर्ग जी, छोटी सी बात कह के मैं ख़त्म करूँगा कि यहाँ पे संत व्यापारी बने हैं और जो राजनीतिज्ञ हैं वो कोशिश है कि उनको किसी ढंग से अवतार घोषित कर दिया जाए। तो ऐसे समाज में मिस इन्फॉर्मेशन तो फिर होगी ही होगी। आज का एपिसोड, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज का एपिसोड इसी नोट पे, इसी विचार के साथ ख़त्म करते हैं कि आप इस पे विचार करिए। मेरे हिसाब से एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा और आप कमेंट ज़रूर करें कि क्या ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, इनको लॉ बना देना चाहिए था? इनको सिर्फ एक मॉरल ग्राउंड्स पे, बंदे की नीयत पे छोड़ने की बजाय क्या इसको एक लॉ बना देते, कानून बना देते, तो क्या हमारी व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होती? क्या इतनी अव्यवस्था, इतनी अराजकता देश में नहीं होती? इसी के साथ ध्रुव प्रहरी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।